साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। हालांकि आपने इस पर कहीं देखा होगा, कई वीडियोस यूट्यूब में देखे होंगे, लेकिन वो आधे अधूरे से हैं। तो मैं आपको आज पूरा इसको समझाऊंगा कि सुदर्शन चक्र क्या होता है और कैसे इसको हम देखते हैं या कैसे इससे फलादेश करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन आप समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और समझते हुए चलिए इसको, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि सुदर्शन चक्र है क्या। सुदर्शन चक्र क्या है कि हम इसमें देखिए, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब हम किसी की लग्न कुंडली देखते हैं, जिसको हम D1 भी कहते हैं, ठीक है, और जब हम D1 को देखते हैं तो हम उसमें हमको कुछ ग्रह, मान लीजिए कोई ग्रह हमको ख़राब मिला, या कोई हम फलादेश कर रहे हैं, विवाह के बारे में कर रहे हैं, या शिक्षा के बारे में कर रहे हैं, या किसी रोज़गार के बारे में, या कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य के बारे में, और हमको उसमें मान लीजिए कुछ अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको कंफर्म करते हैं चंद्र कुंडली से। ठीक है, तो चंद्र कुंडली कौन सी होती है? चंद्र कुंडली वो होती है जहाँ पर आपके चंद्रमा जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव को हम लग्न मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। छोटा सा एक कुंडली मिलाकर, एक कुंडली बनाकर आपको एक एग्जांपल दे दूँ चंद्र कुंडली का। अब मान लीजिए ये मैंने एक कुंडली बनाई, मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, बाकी ग्रह से अभी हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये तो आपकी लग्न कुंडली हो गई। अब हम बात करेंगे कि चंद्र कुंडली। तो हम क्या करेंगे कि ये जो चंद्रमा बैठे हैं, इस भाव को हम प्रथम भाव मान लेंगे। ये जो 8वां भाव है वो कैसे होगा उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब हमने क्या कहा, हम जहाँ चंद्रमा बैठे हैं हम इसको लग्न मान लेंगे। तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कौन सी, ये वाली कुंडली कौन सी बन गई? ये आपकी चंद्र कुंडली बन गई। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम सूर्य कुंडली भी बना सकते हैं, या कोई और ग्रह की अगर हम देखना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए अब इस चंद्रमा की जगह यहाँ पर सूर्य होते। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा की जगह आप ये मान के चलिए सूर्य हैं, तो अब सूर्य यहाँ आ गए। उसी तरीके से हमने लग्न को घुमा दिया, तो ये सूर्य कुंडली हो गई। तो सूर्य कुंडली की भी हम आवश्यकता होती है। सूर्य कुंडली से भी हम बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जब आप लग्न कुंडली देखते हैं तो हमको चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली भी अवश्य देखनी चाहिए, और कंपैरेटिवली तीनों को साथ लेकर ही फलकथन कहना चाहिए। मतलब 3 कुंडलियाँ हमको बेसिक ही देखनी चाहिए। तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। तो मैंने आपको बताया कि जब हम गहनता से, गहराई से किसी फलादेश को देखते हैं, किसी घटनाक्रम को देखते हैं, किसी रिजल्ट को देखते हैं, तो हम लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली देखते हैं।
तथा वर्ग कुंडलियाँ जो वो हैं स्पेसिफिक, वो तो देखते ही देखते हैं, लेकिन इनको भी देखते हैं। तो सुदर्शन चक्र क्या है कि इन तीनों कुंडलियों का सम्मिलित रूप है। तो देखिए ये नीचे वाला जो गोला है, सबसे नीचे वाला गोला जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ये वाला गोला, तो ये क्या है कि ये लग्न कुंडली है। उसके बाद दूसरा वाला गोला देखिए जहाँ पर 6 नंबर में राहु और चंद्र लिखे हुए हैं, ये चंद्र कुंडली आ गई। हमने चंद्रमा जो भी पोजीशन में बैठे थे, देखिए यहाँ पर बैठे थे ना, ये 10वें भाव में, अंदर वाली कुंडली देखिए लग्न वाली, यहाँ पर 10वें भाव में कन्या राशि में राहु चंद्र बैठे थे, तो हमने सेकंड नंबर की कुंडली जो है ऊपर ले आए। अब देखिए सबसे ऊपर लग्न में बैठे हैं, सबसे ऊपर वाली कुंडली में सूर्य बुध और शुक्र सबसे बाहर वाले रिंग में। तो देखिए यहाँ पर सूर्य बुध और शुक्र कहाँ पे बैठे हैं, मेष राशि में। तो तीसरी कुंडली हमने यहाँ पर लग्न में ले आए। तो ये 3 रिंग बन गए, तीनों में 12-12 खाने हैं, राशियाँ हैं, तो इस फॉर्म में बना लिया। इसी को हम सुदर्शन चक्र कहते हैं और इसमें तीनों कुंडलियों का एक साथ ही हम अध्ययन करते हैं, फलादेश करते हैं। तो ये थी सुदर्शन चक्र के बारे में आपको बेसिक जानकारी, जो कि आपको पता चल गई है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हैं तो आपको देखिए इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, सुदर्शन चक्र में लग्न चंद्र व सूर्य तीनों प्रथम भाव में पढ़ेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली सही है, क्योंकि हमने उनको प्रथम भाव में लेना है, लग्न में लेना है। और सुदर्शन चक्र में फलादेश लग्न चक्रों के नियमों के अनुसार ही होता है, ठीक है ना। जो नियम हम अभी तक पढ़ते आए हैं ज्योतिष के, वही नियम इस पे भी एप्लीकेबल होंगे। दूसरी बात क्या है, इसमें लिखा है कि अगर लग्न चक्र में लग्न चंद्र व सूर्य एक साथ बैठे हैं या 2 एक साथ हों, तो लग्न चक्र से ही फलादेश करना चाहिए। मतलब सुदर्शन चक्र की हमको ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, आप दे सकते हैं। 2 तो आपको मिल ही गए ना कंफर्म करने के लिए। क्या कह रहे हैं वो, समझिए इसको, कि अगर किसी के लग्न चक्र में जो D1 कुंडली है उसमें अगर ऑलरेडी लग्न के साथ लग्न में ही चंद्र पे बैठे हुए हैं, लग्न में ही चंद्र बैठे हुए हैं, या लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं, या लग्न में ही चंद्र और सूर्य एक साथ बैठे हैं, तो आपके 2 महत्वपूर्ण तो आ गए ना एक साथ लग्न में। तो इसीलिए वो कहते हैं कि लग्न चक्र से ही फलादेश करना चाहिए। आप तीसरे को देख सकते हैं, लेकिन अगर ना भी देखें सुदर्शन चक्र तो भी आपका फल काफ़ी कुछ सही होगा, ये कहने का मतलब है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें चार्ट है, ये चार्ट चलिए मैं आगे पुस्तक का नाम खोल दूंगा इसमें, ये आपको किसी भी सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा। ये देखिए क्या है इसमें, इसकी हालांकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें क्योंकि पेज का वो किया तो वो आ गया था इसमें। ये स्पष्ट ग्रहों का स्पष्ट है, सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, जितने भी हमारे ग्रह हैं, लग्न का, ये लग्न का, लॉ का मतलब लग्न। ये देखिए यहाँ ग्रह लिखा हुआ है, राशि, अंश, कला, विकला, कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, कितने अंश पर, कितने कला और कितने विकला पर, ये उसका चार्ट है जो हम कुंडली उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिखा रखी है। कौन सी कुंडली, ये जो आपके सामने जन्मांक चक्र जो लिखा हुआ है, इसमें जो ग्रह लिखे हैं वो इस ऊपर वाले स्पष्ट ग्रह के चार्ट के अनुसार दिए गए हैं। इस प्रकार फिर आगे चार्ट है इसमें ग्रहों के 12 भाव चक्र। तो इसमें फिर क्या दिया हुआ है, इसमें भी वही दिया हुआ है जो ऊपर दिया हुआ था, इसको भाव के हिसाब से दिया हुआ है, देखिए है ना। तनु भाव, धन भाव, सहज भाव, सुख भाव, पुत्र भाव, रिपूर्ण भाव, जाया भाव, मृत्यु भाव, धर्म भाव, कर्म भाव, आय भाव, व्यय भाव। तो इसमें देखिए एक उदाहरण में दे देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, वरना आप सोचेंगे चार्ट कैसा बना हुआ है। जैसे तनु भाव के नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए राशि, ये रा का मतलब राशि,
तनु भाव के नीचे लिखा है राशि 8। तो जहाँ भी ज्योतिष में क्या होता है, जहाँ पर राशि लिखी होती है उसका मतलब उतनी राशि पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि तनु राशि, तनु भाव में यानी लग्न भाव में यानी प्रथम भाव में 8 राशियाँ पूरी करके 9वीं राशि चल रही है। तो 9वीं राशि देखिए आपके सामने है ना, लिखी हुई यहाँ पर। और अंश 16 डिग्री, और का मतलब कला 42 मिनट, और विकला यानी सेकंड 0। तो ये इस भाव का इसकी डिग्री है, इसमें ये चार्ट है। हालांकि इसमें यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। इसी प्रकार धन भाव देखिए, 9 राशि पूरी हो चुकी हैं, और 10वीं राशि देखिए, यहाँ 10 राशि लिखी है ना। इसी प्रकार से ये चार्ट बना हुआ है। अब नीचे वाला चक्र देखिए, ये चक्र आपके लिए आवश्यक है। ये भी आपको बनाया मिलेगा, या आप बना भी सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रहों के शुभ अशुभ के अनुसार वर्गीकृत कर लें। यहाँ पर हमने ग्रह लिख दिए हैं, सारे ग्रह, बृहस्पति, मंगल, बुध, सूर्य, मंगल, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति। उसके बाद ये होरा, जो आपकी षोडश वर्ग कुंडलियाँ हैं, उसमें से जो 7 कुंडलियाँ होती हैं, सप्त वर्ग कुंडलियाँ। षोडश में तो 16 हो गई, सप्त में ये देखिए ग्रह हो गई। ग्रह का मतलब ओरिजिनल कुंडली हो गई, D1। उसके बाद होरा, देशकाण, सप्त, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश। ये 7 महत्वपूर्ण कुंडलियाँ जो है, इनका सारांश दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है इसमें कि लग्न में देखिए ग्रह कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं, होरा में चंद्र बैठे हैं, देशकाण में मंगल, सप्तमांश में बृहस्पति, नवमांश में बुध। इस प्रकार से ये कौन कौन से ग्रह किस कुंडली में बैठे हैं वो सब दिया हुआ है। इसी के आधार पर नीचे शुभ वर्ग और पाप वर्ग 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो एक उदाहरण के तौर पे पहला वाला ले लेते हैं कि देखिए पहली वाली लाइन जो लॉ लिखा हुआ है इसके नीचे बृहस्पति लिखा है, बृहस्पति लिखा है, गड़बड़ हो जा रहा है इससे। तो इस लाइन में अब आपको क्या करना है, प्रथम लाइन में लॉ के नीचे कि इसमें कितने शुभ और कितने अशुभ हैं। तो देखिए हम आगे चलते हैं। अब इसमें काउंट कीजिए, बृहस्पति शुभ, चंद्रमा शुभ, मंगल अशुभ, बृहस्पति शुभ, बुध शुभ, बृहस्पति शुभ। तो देखिए इसमें एक मंगल जो है ये अशुभ है। तो एक मंगल अशुभ आया, तो पाप वर्ग कितने हो गए, देशकाण वाली कुंडली जिसमें मंगल लिखे हुए हैं, पाप वर्ग 1 आए और शुभ वर्ग 6 आ गए। ठीक है। इसी प्रकार अगला इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सूर्य जहाँ लिखा था सूर्य के नीचे लिखा हुआ है ग्रह मंगल 1। अब हम मंगल को काउंट कर लेते हैं, 1 अशुभ, 2 अशुभ, 3 अशुभ और 4 अशुभ शनि। तो पाप वर्ग आ गए 4 और शुभ वर्ग आ गए 3। इसी प्रकार सारे भाव हमने छांट लिए, नीचे पाप वर्ग लिखा हुआ है, ऊपर शुभ वर्ग लिखा हुआ है। अभी आगे चलते हैं इसमें। अब दूसरा एक चार्ट दिया हुआ है इसी में। अब हमने इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, मैंने नोट डाला हुआ है, शुभ अशुभ ग्रह को गिन लें, उसके अनुसार शुभ वर्ग और पाप वर्ग में वर्गीकृत कर ले, 12 भावों के सप्त वर्ग। ठीक है। अभी तक क्या था, अभी तक ग्रहों के सप्त वर्ग थे। ऊपर में ये ग्रह लिखे थे ना ऊपर, लग्न, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अभी तक हमने इनको वर्गीकृत किया। अब दूसरा चार्ट जो था इसमें
हमने जो 12 भाव होते हैं हमारे उनको वर्गीकृत किया है। जैसे पहला भाव देखिए, भाव के आगे लिखा है तनु भाव, धन भाव, सहज भाव, सुहृद भाव। तो इसमें भी वही सिद्धांत लगेगा जैसे हमने वहाँ गिने थे। पहला उदाहरण ले लेते हैं तनु भाव का। देखिए इसमें बृहस्पति, इसमें हम अशुभ गिन लेते हैं, ठीक है ना, तो आसान रहेगा। उसके बाद देखिए बृहस्पति, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध बृहस्पति। देखिए इसमें एक मंगल सिर्फ एक अशुभ आया तो पाप वर्ग 1 आ गया और शुभ वर्ग 6 आ गए। इसी प्रकार से सारा क्राइटेरिया आ गया। तो यहाँ मैंने इनकी एक संक्षिप्त वो बना दिया, समरी बना दी ताकि इजी रहे। पाप वर्ग और शुभ वर्ग में यहाँ पे हम देखते हैं कि शुभ वर्ग 5 हैं और पाप वर्ग 4 हैं। शुभ वर्गों की संख्या ज़्यादा है। अब इसमें एक चीज़ में आपको ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए मंगल है, ठीक है ना, हम इसमें इसको जिसके आगे मध्यम लिखा हुआ है इसको मैं समझाता हूँ आपको। मंगल है आपका, मंगल ग्रह के आगे अब देखिए मंगल में क्या था, मंगल अपने आप में एक अशुभ ग्रह है, ठीक है ना। मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु ये अशुभ ग्रह या पाप ग्रहों में इनको हम वर्गीकृत करते हैं। तो मंगल एक अशुभ ग्रह है, लेकिन जब हम यहाँ पर सारणी में देखिए लास्ट में चार्ट में शुभ वर्ग के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा है और पाप वर्ग 3 है। तो मंगल जो है 4 वर्गों में शुभ है और 3 वर्गों में पापी है। पाप वर्ग इसके ज़्यादा हैं, कम हैं और शुभ वर्ग ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो उसकी क्रूरता थी वो न्यूट्रल हो गई, ठीक है ना। जो मंगल की क्रूरता थी वो शुभ वर्ग ज़्यादा होने से न्यूट्रल हो गई। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर इसको और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर हम शुक्र के बाद देखिए ये शनि है ना, शनि के आगे देखिए नीचे लिखा हुआ है बृहस्पति, सूर्य, ये सब चीज़ें लिखी हैं। तो देखिए शनि की नीचे वाली लाइन में शुभ वर्ग में कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और पाप वर्ग 1 लिखा हुआ है। तो शनि क्रूर वर्ग है, लेकिन शनि पाप वर्ग है, लेकिन वो 6 वर्गों में शुभ है और एक वर्ग जो है उसमें पाप ग्रह है। तो शनि भी यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, उसकी क्रूरता समाप्त हो गई। इसी प्रकार राहु और केतु देखिए, राहु में भी क्रूरता समाप्त हो गई, 6 में शुभ है, 1 में पाप है। लेकिन केतु में देखिए 4 पाप में है, 1 3 शुभ में है, तो केतु अशुभ ही रहेगा। तो इस प्रकार से इनके आगे मध्यम लिखा है, वो मध्यम का मतलब इनकी इसको आप न्यूट्रल भी कह सकते हैं, इसको आप न्यूट्रल भी कह सकते हैं मध्यम को, ठीक है ना। अब हम सुदर्शन चक्र के अनुसार, अब हमने देखिए बेसिक कंसेप्ट इसके सब जितने चार्ट वगैरह थे सब हमने देख लिए, कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे लिखना है, इनको हमने डाटा उसका तैयार कर लिया। अब हम सुदर्शन चक्र के अनुसार भावों का कि क्या फल होगा, अब आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इतना लंबा लिख नहीं सकता हूँ। तो देखिए सुदर्शन चक्र के लग्न में देखिए, ऊपर चलते हैं, है ना। अब देखिए सुदर्शन चक्र के लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, चंद्र, ठीक है ना। 5 ग्रह बैठे हैं और सूर्य लग्न में है। लेकिन सूर्य आपने देखा था नीचे चार्ट में कि सप्त वर्ग के हिसाब से सूर्य जो था अशुभ था, लेकिन हम ज्योतिष में पहले पढ़ चुके हैं कि सूर्य जो है प्रथम भाव के कारक भी हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पर उच्च में भी बैठे हैं देखिए, तो सूर्य जो है लग्न में शुभ माने गए हैं। तो इस हिसाब से विशेष एक्सेप्शन के रूप में
हम क्या लेंगे कि हम सूर्य को यहाँ पर शुभ मानेंगे। तो बुध यहाँ पर अनिष्ट उसमें आया हुआ है, नीचे देखिए है ना चार्ट में, और शुक्र जो है शुभ है, चंद्रमा शुभ है। तो द्वादश भाव जो सप्त वर्ग था उसमें 6 शुभ वर्ग हैं और 1 पाप वर्ग में है। तो पाप वर्ग की अपेक्षा शुभ वर्ग अधिक हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्या फल देंगे कि जिसकी कुंडली है उसको उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी और वो प्रसन्न रहेगा, अच्छा काम करेगा, जीवन में उन्नति करेगा, हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी। हम इस प्रकार का फल कथन इन ग्रहों को देखकर कह सकते हैं। अब दूसरे भाव में चलते हैं। दूसरे भाव में क्या है, देखिए 10 नंबर की राशि में बृहस्पति बैठे हैं। तो और जो इन दोनों के भाव के स्वामी हैं, देखिए 2 नंबर लिखा है और 7 नंबर लिखा है, जिनके स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र कहाँ बैठे हैं, शुक्र की क्या पोजीशन थी अभी हमने देखी थी, शुक्र शुभ फल कारक हैं। तो इस धन भाव में जो लग्न के बाद वाला धन भाव है, इसमें क्या है कि 3 शुभ वर्ग हैं, ठीक है ना, और 4 पाप वर्ग हैं। तो शुभ वर्ग की अपेक्षा यहाँ पाप वर्ग ज़्यादा हो गए। और यहाँ पर देखिए बृहस्पति भी जो है 10 नंबर बैठे हैं, नीचे में बैठे हैं, जो कारक हैं इसके धन भाव के स्थिर कारक जो हैं। तो इससे क्या फल निकलेगा कि जातक को जिसकी कुंडली है उसकी आर्थिक स्थिति में उसको कष्ट आएंगे। अब चूँकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है पाप और उसमें शुभ में, तो यदा कदा आर्थिक कष्ट भी आएंगे। और ऐसा नहीं है कि उसको धन नहीं मिलेगा, धन मिलेगा, लेकिन उसको बीच बीच में कष्ट आते रहेंगे। अब तीसरे भाव में चलते हैं। तीसरे भाव में देखिए कोई ग्रह नहीं है, 3, 8, 11 लिखा हुआ है, कोई ग्रह नहीं है। लेकिन जब हम सप्त वर्ग के हिसाब से देखते हैं तो इसमें 6 वर्ग देखिए शुभ कारक आए थे हमारे, और मात्र 1 वर्ग जो है पाप में आया था। और मंगल के द्वारा ये पूर्ण दृष्ट है। कहाँ से, देखिए मंगल यहाँ इसके सामने, देखिए इस कलर के सामने यहाँ मंगल लिखा हुआ है, ठीक है ना, 5 नंबर में 180 डिग्री में। तो मंगल यहाँ पर देख भी रहे हैं इसको, और जो मंगल यहाँ के स्थिर कारक हैं और उसको देख भी रहे हैं। तो ये इसमें क्या होगा, जो जातक है उसमें उत्साह रहेगा और काफ़ी संघर्ष की उसमें करने की क्षमता रहेगी, हिम्मत रहेगी, हार नहीं मानेगा, काम नहीं होगा तो फिर भी करेगा, दोबारा करेगा, तिबारा करेगा, और भाई बहनों से सुख मिलेगा, भाई बहनों को वो सुख देगा। तो तीसरा भाव बहुत अच्छा है। तीसरे भाव से जो भी संबंधित कारक हैं उसमें उसको तरक्की, उन्नति मिलेगी। चतुर्थ भाव का उदाहरण लेते हैं। चतुर्थ भाव में देखिए शनि और केतु बैठे हुए हैं 12 नंबर की राशि में, दोनों ही अशुभ हैं। और चतुर्थ भाव के हमने देखा था कि शुभ वर्ग 3 हैं और पाप 4 हैं। तो यहाँ पर जो है माता का सुख, भूमि, वाहन और गृह सुख वगैरह जो हैं वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है ना, पाप वर्ग होने की अपेक्षा होने के कारण इतना अच्छा नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं 5वें भाव में। देखिए यहाँ पर मंगल, बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र 5 ग्रहों का योग है, और इसमें से देखिए आपस में अधिकतर ही मित्र हैं, ठीक है ना, और शुभ भी हैं। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर योग है। और यहाँ पर 4 वर्ग शुभ भी हैं और पाप वर्ग 3 हैं। तो संतान से हमको संतान योग अच्छा रहेगा, संतान तरक्की करेगी, विद्या मिलेगी उनको, हमें भी विद्या मिलेगी, और बुद्धि अच्छी रहेगी, प्रतिभा अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार का फलादेश होगा। छठे भाव में चलते हैं। राहु और चंद्रमा हैं, और चंद्रमा छठे भाव में अशुभ माने जाते हैं।
और इसमें छठे भाव में वैसे भी 3 शुभ वर्ग आए हैं और 4 पाप वर्ग आए हैं। तो जिसकी कुंडली है, जातक है, उसको हमेशा अपने शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा तथा उसको समय समय पर बीमारियां भी आती रहेंगी और शत्रुओं से वो हमेशा डरता भी रहेगा। इस प्रकार का फलादेश करेंगे। 7वें भाव में चलते हैं। शनि और केतु दोनों अशुभ ग्रह बैठे हैं। परंतु 7वें भाव का जो अशुभ था वो क्या था? शुभ ग्रह, शुभ वर्ग ज़्यादा थे 7वें उसमें, ठीक है ना। बैठे देखिए अशुभ हैं लेकिन शुभ वर्ग ज़्यादा थे। तो क्या होगा कि पति या पत्नी जो भी है, पति की है कुंडली तो पत्नी और पत्नी की कुंडली है तो पति, वो क्या होगा कि रोग युक्त होगी, ठीक है ना, और झगड़ालू भी होगी। लेकिन इसके बाद भी वह समय आगे बीतने के साथ ही समयानुसार फिर वो अनुकूल होती जाएंगी। फिर उनकी आपस में बहुत अच्छी लाइफ जो है रहेगी। शुरुआत थोड़ी टफ होगी लेकिन अंत में बहुत अच्छा हो जाएगा। उनका जो आपस में वैवाहिक संबंध है समय के चलते काफ़ी अच्छा होगा। 8वें भाव में चलते हैं। तो 8वें भाव में देखिए सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं। ये योग अच्छा है। 2 शुभ ग्रह बैठे हैं और सप्त वर्ग में नीचे हमने चार्ट में देखा था कि 4 वर्ग शुभ हैं और 3 अशुभ हैं। तो अशुभ की अपेक्षा शुभ ज़्यादा है, तो यहाँ पर जातक दीर्घायु रहेगा और उसको जीवन में सफलता मिलेगी। 9वें में चलते हैं। धर्म भाव में मंगल बैठे हैं, पाप ग्रह है और 3 शुभ वर्ग निकले थे यहाँ पर और 4 पाप वर्ग निकले थे। तो क्या होगा कि धर्म काम में रुचि कम रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी, भाग्य में अड़चन आएगी। इस प्रकार का फलादेश हम देंगे। अब कर्म भाव में, दशम भाव में राहु, चंद्र और बृहस्पति हैं। 4 शुभ वर्ग निकले थे और 3 पाप वर्ग आए थे। अतः शुभ वर्ग अधिक रहने से पिता का सुख अच्छा मिलेगा, राज सम्मान मिलेगा, व्यापार और प्रोफेशन जो भी हम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। 11वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है लेकिन यहाँ पर 6 शुभ वर्ग आए थे और 1 पाप वर्ग आया था। तो इससे क्या होगा कि व्यापार अगर करते हैं जातक तो उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शुभ वर्ग अधिक थे। तो व्यापार करने में, स्वव्यापार करने में अच्छा धनार्जन कर सकते हैं। व्यय 12वें भाव में देखिए शनि, केतु और मंगल बैठे हैं। तो इसमें क्या है, दोनों ही अनिष्ट ग्रह हैं, अनिष्टप्रद हैं। और सप्त वर्ग में यहाँ पर जो हमने देखा था 3 वर्ग शुभ हैं और 4 अशुभ हैं। तो अशुभ वर्ग अधिक होने से क्या होगा कि व्यय जो है अल्प होगा। अल्प का मतलब जो हमारा व्यय है, कोई भी देखिए जब अशुभ ग्रह बैठता है तो क्या करता है, उस भाव के फल को कम कर देता है। समझ रहे हैं ना। कोई भी अशुभ ग्रह जहाँ बैठेगा उस भाव के फल को खराब कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ क्या, यहाँ 12वें भाव से हम क्या देखते हैं, व्यय देखते हैं। तो व्यय को क्या कम करेगा, वो कम करेगा। हालांकि व्यय को वो बुरे कामों में लगाएगा, हमारा व्यय गलत कामों में होगा लेकिन कम करवा देगा। तो इससे क्या होगा, जब व्यय कम होगा तो हमको बचत हमारी अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम उसका फलादेश सुदर्शन चक्र के द्वारा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको इसमें फलादेश करने में समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में।
हाँ, इसमें मैं ये किस पुस्तक से लिया है ये आपको बता देना चाहता हूँ। ये मैंने लिया है क्योंकि आप सब लोग पूछते हैं कि किस पुस्तक से ये चार्ट लिए हैं, तो मैंने ये बृहद पाराशर होरा शास्त्रम, टीकाकार हैं इसके पंडित पद्मनाथ शर्मा। ये इस पुस्तक से मैंने लिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक